Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Howard Zikra University, Multan, lecturer of mathematics at ISP Multan. अच्छा गाइज, आप लोगों को याद होगा हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट थ्योरी एंड मैथमेटिकल लॉजिक का, और इसका हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़ लिया, इसका इंट्रोडक्शन भी हम लोगों ने देख लिया था। एलिमेंट्स ऑफ लॉजिक, स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कंजेक्टिवनेस देख लिया था, टोटोलॉजी ये सारा उसमें हमने देख लिया था। टोटोलॉजी, इम्प्लीकेशन अभी रहती हैं, इम्प्लीकेशन के साथ बाय कंडीशनल और बाय कंडीशनल ये आप लोगों को पढ़ानी है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि ये मैं आपको बाय हैंड पढ़ाऊँ। बाय हैंड भी चलो देख लेते हैं। आज का मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा जो है टॉपिक है वो हमारे पास है क्वांटिफिकेशन रूल्स। हम लोगों ने बताने क्वांटिफिकेशन रूल्स आप लोगों को बताऊंगी। जैसे आप लोगों ने क्या देखा था, ये लेक्चर वीक नहीं है, ये इसकी बहुत सारे ये इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। कोशिश में यही कर रही हूँ अपनी स्पीड ज़्यादा रखूँ, लेकिन चलो खैर, सिर्फ ये वाला जो मिड से पहले वाला है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। उसके बाद ये जो है ये सारा एक ग्रुप्स की डेफिनेशन, सब ग्रुप्स, साइक्लिक ग्रुप्स, ये सारा एक वीक में हमारा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो टाइम टेकिंग है, जिसमें अच्छे खासे कॉन्सेप्ट्स हैं, उन लोगों को ज़रा थोड़ा सा टाइम लगाकर अच्छा सा हम लोग प्रिपेयर कर लें। तो आज का जो मेरा है वो क्वांटिफिकेशन रूल्स आप लोगों को बताने हैं। क्वांटिफिकेशन होते क्या है ये सारा हम लोग देखेंगे। वही बुक है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, ये कंडीशनल और बाई कंडीशनल थी, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि ना, वो पहले मैंने एक टॉपिक है उधर वो आप लोगों को करवा दूँ, फिर इनके ऊपर आती हूँ। यहाँ मैं बाय हैंड करवा लूँगी, मैं इसके लिए टाइम देखती हूँ, टाइम अरेंज करके ना वो आपको करवाती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे हमारे पास क्या है, क्वान्टिफायर्स हमारे आज का टॉपिक है। अनलेस देयर ये मैं स्टार्ट करती हूँ। देयर हैज़ बीन अच्छा ठीक क्लियर एग्रीमेंट अबाउट द वैल्यूज ऑफ एक्स। वो कहता है कि हमारे पास हम ना एक्स की वैल्यूज देख रहे हैं। द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट आप लोगों के सामने आई है, इसमें कहा जा रहा है कि एक्स, अच्छा इसमें एक बात है, एक्स एक है ये कांस्टेंट, एक्स इसमें वेरिएबल है, ये हमारे पास कांस्टेंट है, 3 हमेशा 3 रहेगा। वेरिएबल हमारे पास क्या है, इधर एक्स है। अच्छा, एक्स हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करने वाला, चेंज होने वाला। अब जब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो इसमें आपने जो चेंज होने वाला है, जो फिक्स है, 3 तो फिक्स है, सारी जिंदगी इसमें फिक्स ही रहना है। जो चेंज कौन हो रहा है, चेंज इधर हो रहा है एक्स। अब आपने एक्स की फीलिंग्स अपने दिमाग में रखनी है। अब एक्स, इसमें वेरिएबल कौन है, एक्स। अब वेरिएबल की फीलिंग्स क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सम वैल्यू, फिक्स वैल्यू 3। तो अब ये एक सेंटेंस उसने दिया है, इज नीदर ट्रू नॉर फॉल्स। वो कहता है ये जो सेंटेंस है ना तो ये ट्रू है ना ये फॉल्स है। अब एक्स बड़ा भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे पास एक्स क्या है। अगर एक्स में ले लेती हूँ 5 तो ये सेंटेंस जो है वो ट्रू हो जाएगा। अगर मैं एक्स ले लेती हूँ 0 तो ये सेंटेंस, ये जो स्टेटमेंट्स, ये जो कुछ भी इन्होंने लिखा हुआ स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये फॉल्स हो जाएगी। तो अब इस स्टेटमेंट के बारे में जानने के लिए क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है, वो जानने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स की वैल्यूज चाहिए। ठीक है, एक स्टेटमेंट और हमें एक्स की वैल्यूज चाहिए, वो हमें गिवन नहीं है। तो अब ये इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे, ये स्टेटमेंट्स होंगी, वो हमारे पास ना वो ट्रू है ना वो फॉल्स है, ना वो ट्रू है ना वो फॉल्स है। ठीक है, सेंटेंस, एक ऐसे सेंटेंस दैट कंटेन्स वेरिएबल्स, ऐसे सेंटेंस जिसमें वेरिएबल्स पाए जाएं, इज कॉल्ड ओपन सेंटेंस, या उसे प्रेडिकेट बोलते, प्रेडिकेट उसे बोलते हैं, ओपन सेंटेंस, या हम उसे प्रेडिकेट बोलते हैं, प्रेडिकेट। तो एंड बिकम्स प्रोपोजिशंस, और ये प्रोपोजिशन बन सकता है ओनली व्हेन इट्स वैल्यूज आर असाइंड स्पेसिफिक वैल्यूज। अगर आप इनकी वही एक्स को, जो आपके वेरिएबल्स हैं, उनको कोई स्पेसिफिक वैल्यू दे दोगे तो ये प्रोपोजिशन बन सकता है। अभी ये क्या है, सेंटेंस है, और कौन सा सेंटेंस है, ओपन सेंटेंस है, जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। और ओपन सेंटेंस बनाने के लिए सिर्फ हमें क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए। जो भी स्टेटमेंट है उसके अंदर हमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व कर देना है। यही बोला ना, अ सेंटेंस दैट कंटेन वेरिएबल्स, जिसमें वेरिएबल पाए जाए, इज कॉल्ड एन ओपन सेंटेंस, या उसे प्रेडिकेट बोलते हैं।
एंड बिकम्स प्रोपोजिशन, ठीक है। और ये प्रोपोजिशन कब बनती है ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल कहते हैं एक्स हमारे पास ये है इज ट्रू, ये ट्रू कब होगी, व्हेन एक्स इज गिवन टू 7। अगर मैं एक्स को 7 दे दूं तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगी, वही जो मैंने अभी आपको बात की थी। और यही फॉल्स हो जाएगी अगर एक्स को मैं 2 दे दूंगी, फॉल्स हो जाएगी। अब वो कहता है व्हेन पी इज एन ओपन सेंटेंस। अब वो कहता है कि ये ओपन सेंटेंस है, हम उसे डिनोट कैसे कर रहे हैं, हम उसे डिनोट कर रहे हैं पी से। P इज एन ओपन सेंटेंस विद वेरिएबल, और उसका वेरिएबल भी हमने उसके साथ डिनोट करता है। तो फिर उसको हम जो भी अंदर वेरिएबल है उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। जैसे अब ये देखो ये एक सेंटेंस है, अंदर जो वेरिएबल है हम उसे x से डिनोट कर रहे हैं। अब देखो इस पूरे सेंटेंस को मैं P से डिनोट कर रही हूँ, और जो अंदर वेरिएबल है उसको मैं x, अंदर x है, उसको लिखने का तरीका देखो वो लिख कैसे रहा है, उसे लिख कैसे रहा है P, और फिर जो अंदर वेरिएबल है उसको उसने ब्रैकेट में लिखा है। तो ये ओपन सेंटेंस को डिनोट करने का तरीका इसने आपको बता दिया है, P ऑफ X इसे बोलते हैं, पढ़ते हैं। अब लाइकवाइज कहते हैं सेम इसी तरह, इफ P हैज वेरिएबल्स, अगर P के अंदर एक से ज्यादा वो हो जाते हैं, वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, X हो जाता है, Y हो जाता है, Z हो जाता है, या कोई और हो जाते हैं, या एक से 2 या 3 से ज्यादा हो जाते हैं, X1 X2 X3 एंड सो ऑन Xn, ये हमारे पास वेरिएबल्स हो जाते। द सेंटेंस में बी डिनोटेड बाय, इस तरह से एक से ज्यादा होगा तो वो सारे आप वेरिएबल्स मेंशन करो और उनको सेपरेट कैसे करना है, कोमा से उन्हें सेपरेट करते जाना है। तो ये हम इस तरह से डिनोट करेंगे। तो अब आपके दिमाग में हो जाएगा कि ओपन सेंटेंस को हमने डिनोट कैसे करना है, P और जो वेरिएबल है उसको ब्रैकेट में लिखो। अगर एक वेरिएबल है तो ब्रैकेट में लिखो X, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है तो लिखो X, Y, Z। अगर और ज्यादा वेरिएबल्स हैं तो लिखो x1 x2 x3 कोमा डाल के इन्हें सेपरेट करते जाओ, और ब्रैकेट में लिखने का तरीका है। एक से ज्यादा वेरिएबल्स हुई। अब देखो अब ये देखो ये हमारे पास आया, इसके अंदर वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, एक x, दूसरा y, तीसरा z। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, P ऑफ x, y, z। अच्छा चलें ठीक है। अब फिर वो कहता है अगर मैं P x की वैल्यू 4 रख दूं, 5 की वैल्यू ये रख दूं और ये रख दूं तो फिर क्या होगा। तो आप जरा रखो x 4 है, y हमारा 5 है, 4 + 5 कितना होता है 9, और 3 z हमारे पास क्या है 3 है, तो 3 × 3 9, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएगी। और फिर वो कहता है अगर मैं वैल्यू रख दूं ये, तो फिर ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। अगर ये देखें x1 रख दूं, y हमारा ये इन दोनों को ऐड किया तो 3 होता है, और 4 × 3 12, 3 इज नॉट इक्वल टू 12, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अब आप लोगों को समझ आ गया होगा ओपन सेंटेंस फॉल्स कब होता है और ट्रू कब होता है। जब हम उन्हें ओपन सेंटेंस में अपनी वेरिएबल्स की वैल्यू स्पेसिफाई कर देते हैं तो वो हमारे पास या तो ट्रू हो जाता है या हमारे पास फॉल्स हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट मे बी सब्स्टिट्यूटेड टू मेक एन ओपन सेंटेंस अ ट्रू प्रोपोजिशन इज कॉल्ड ट्रुथ सेट ऑफ द सेंटेंस। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कहता है, वो सारी वैल्यूज वेरिएबल की वो सारी वैल्यूज जिनके लिए हमारा ये ओपन सेंटेंस है वो ट्रू हो जाएगा। ये देखो द कलेक्शन हमने इकट्ठा करना है ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ये ऑब्जेक्ट्स थी ना, ये फिक्स वैल्यूज थी, इन फिक्स वैल्यूज के लिए ट्रू था, इन फिक्स वैल्यूज के लिए फॉल्स था। तो वो कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अच्छा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए हमारा क्या है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट मे बी सब्स्टिट्यूटेड, जिसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे टू मेक एन ओपन सेंटेंस। जो हमारा ओपन सेंटेंस है, हमारा ओपन सेंटेंस कौन है, ये हमारा ओपन सेंटेंस होता था। ओपन सेंटेंस को ट्रू प्रोपोजिशन बनाने के लिए जो हम कलेक्शन करेंगे ऑब्जेक्ट्स का, उस कलेक्शन को क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड ट्रुथ सेट। हम उसे ट्रुथ सेट बोलेंगे। अब मैंने आपको बता दिया है कि ट्रुथ सेट क्या होता है, तो अब आपने अच्छा तो ये ट्रुथ सेट अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ट्रुथ सेट क्या होता है। जब भी अब बात होगी आगे चल के बात होगी ट्रुथ सेट, व्हाट इज ट्रुथ सेट, यू नो दैट व्हाट इज ट्रुथ सेट। जब आगे बात होगी व्हाट इज ओपन सेंटेंस, तो आपको पता है कि ओपन सेंटेंस क्या होता है। सिर्फ मैं आपसे पूछूंगी व्हाट इज ओपन सेंटेंस तो आपको पता होना चाहिए, मैं आपसे पूछूंगी व्हाट इज ट्रुथ सेट तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अब ट्रुथ सेट आप लोगों को पता चल गया है कि इसमें सारी वो वैल्यूज हैं जो ओपन सेंटेंस में हम पुट करेंगे तो ओपन सेंटेंस हमारा ट्रू हो जाएगा। तो ओपन सेंटेंस आपको पता चल गया और ट्रुथ सेट आपको पता चल गया। आगे चलते हैं। ट्रुथ सेट ऑफ द सेंटेंस, बिफोर द ट्रुथ सेट
कैन बी डिटरमाइन, इससे पहले कि हम ट्रूथ सेट डिटरमाइन करें, वी मस्ट बी गिवन और मस्ट बी डिसाइड व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल फॉर कंसिडरेशन। फिर वो कहता है हमें या तो हमें पता होना चाहिए या तो हमें दे दो कि हमें बता दो कि ना हमारे पास कौन सी हम वैल्यूज कंसीडर करें और कौन सी नहीं। दैट इज वी मस्ट हैव स्पेसिफिक यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर, मतलब हमारे पास कुछ, मतलब पहले से हमारे पास गिवन हो, कुछ नोटेशंस गिवन हो, या कुछ सिंबल्स ऐसे गिवन हो, या कुछ वैल्यूज ऐसे गिवन हो जिसको जो यूनिवर्स डिस्कोर हो, मतलब जो दुनिया उसे जानती हो। In many cases, the universe will be understood from the context। अच्छा, वो कहता है कुछ यूनिवर्स जो है बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट ऐसे होते हैं, मतलब लिखने का तरीका ऐसे होता है कि वो दुनिया उसे जानती होती है। फॉर अ सेंटेंस सच एज, अब वो कहता है एक सेंटेंस आपको देते हैं, सेंटेंस क्या है, एक्स लाइक्स चॉकलेट्स। अब वो कहता है एक्स जो भी बंदा है, एक्स लाइक्स चॉकलेट, एक्स को चॉकलेट पसंद है। अब एक्स हो सकता है मुझे ना पसंद हो सकता है किसी और बंदे को बहुत ज़्यादा पसंद हो, कुरतुलैन को बहुत ज़्यादा पसंद हो, बट आई डोंट लाइक चॉकलेट्स। अब एक्स में कोई भी हो सकता है। एक्स क्या है, इस घर के सारे अफराद, फैमिली मेंबर्स, जितने भी सारे फैमिली मेंबर्स हैं उन सबको हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं। और हम ये भी लिख देते हैं एक्स लाइक्स चॉकलेट्स। अगर एक्स लाइक्स चॉकलेट्स, एक्स, अब एक्स में तो कोई भी आ सकता है, मैं भी आ सकती हूँ या कोई और भी आ सकता है, बट आई डोंट लाइक चॉकलेट्स, मुझे चॉकलेट्स पसंद नहीं है, तो फिर वो सेंटेंस जो है वो फॉल्स हो जाएगा। तो फिर अब आपने वो बंदे रखने हैं जिनको चॉकलेट्स पसंद है। ट्रूथ सेट में वो बंदे होंगे जिनको चॉकलेट्स पसंद होंगे। आप सबसे पहले जाके पूछोगे चॉकलेट किस किस को पसंद है, जिसको पसंद है उन सबका सेट अलग कर दो, जिसको पसंद नहीं है उनका सेट अलग कर दो। कुछ लोग ऐसे होंगे जो न्यूट्रल होंगे, कभी कभी खा लेते हैं, कभी कभी नहीं खाते, तो इस तरह से भी लोग होंगे। तो जिनको बहुत ज्यादा पसंद है उनको अलग कर लो, और जो वो एक सेट बनेगा जिसमें सारे लोग चॉकलेट्स पसंद करते हैं, उस सेट को हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे ट्रूथ सेट बोलेंगे। आज मतलब ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जिन्होंने मेरी ओपन सेंटेंस को ट्रू साबित किया है। चलो आगे चलते हैं। फॉर अ सेंटेंस सच एज एक्स लाइक चॉकलेट्स, chocolate the universe is permissibly the set of all people। अब universe तो ये कहेगी कि सारे के सारे people इसमें शामिल हैं। we will often use number system, ये होगा for as our universe। और वो कहता है हम अपने नंबर सिस्टम भी यूज करते होते हैं। वो फिर वो कहता है इनको जानने के लिए आप जाके प्रीफेस देखे आओ स्टूडेंट उसका, तो वो हम लोग पहले देख चुके हैं अपने। अच्छा, अब एग्जांपल्स हमारे पास आई हैं। अब मैथमेटिक्स में हम लोग ना क्या यूज करते हैं, एज आवर यूनिवर्स क्या होती है, यूनिवर्सिटीज मतलब हम कौन कौन सी वैल्यूज अंदर डालें कि हमारा ओपन सेंटेंस जो है वो ट्रू हो जाए। तो अब देखो द ट्रूथ सेट ओपन सेंटेंस, ये हमारे पास ओपन सेंटेंस है और हमने इसका ट्रूथ सेट बनाना है। अब इसका ट्रूथ सेट कैसे बनाएंगे, डिपेंड्स ऑन द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब डिपेंड करता है कि आपने ऑब्जेक्ट्स कौन कौन सी ली हैं। वी चूज फॉर द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। अच्छा, अब हम क्या चूज करें, कौन सी वैल्यूज लें, विद द यूनिवर्स स्पेसिफाइड एज द सेट ऑफ नेचुरल। अब हमने सेट ऑफ नेचुरल लेना है। द ट्रूथ सेट ये जो स्टेटमेंट है नेचुरल नंबर, अगर मेरी ये जो सेट यही ले लेती हूँ नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर मैं 1 यहाँ पे पुट करूँ 1 स्केयर 1 नहीं होगा तो 1 5 से छोटा होता है, ये स्टेटमेंट ट्रू होती है। इसी तरह मैं 2 पुट करूँ 2 स्केयर होता है 4 इज लेस देन 5, तो ये भी सही बात कर रहा है, तो 2 भी है। अगर मैं 3 पुट करूँ 3 स्केयर होता है 9, तो फिर ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाती है। तो जहां तक ट्रू रही है वो तो मेरा बन गया, वो हमारा 1 और 2 के लिए था, तो इसमें ट्रूथ सेट बनाना था, तो ट्रूथ सेट आपका निकल आया 1 और 2 हमारे पास निकल आया, और बाकी जिनके लिए फॉल्स हो रही है आप उसको निग्लेक्ट कर लो। इसी तरह अब हमारे पास अगर मेरे पास यूनिवर्स सेट Z होता है, नेचुरल नंबर की जगह Z होता है, Z क्या होता है, वो 0 होता है, +-1 +-2 एंड सो ऑन, तो फिर वहां पे -2 -1 0 1 2 के लिए ये सेटिस्फाई होता है। अगर व्हेन अ यूनिवर्स सेट Z, तो फिर हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए ट्रू होता है एंड सो ऑन। तो ये अब आप लोगों को मैंने ओपन सेंटेंस, उनकी एग्जांपल्स, उनकी और ट्रूथ वैल्यूज आपने कैसे निकालनी है वो आपको निकालना सिखा दिया।
आगे चलते हैं। फिर हमारे पास क्या आता है, विद द यूनिवर्स स्पेसिफाई, विद अ यूनिवर्स स्पेसिफाइड, जो भी आप यूनिवर्स स्पेसिफाई करने जा रहे हैं, टू ओपन सेंटेंस, दो हमारे पास ओपन सेंटेंस होंगे। ओपन सेंटेंस को इस तरह से डिनोट करते हैं, सपोज दैट अगर मैं यूनिवर्स स्पेसिफाइड करने जा रही हूँ, दो ओपन सेंटेंस है। पहले हमारे पास एक ओपन सेंटेंस था, सिंगल ओपन सेंटेंस था, अब हमारे पास दो ओपन सेंटेंस है। एक का नाम है पी ऑफ एक्स, दूसरे का नाम है क्यू ऑफ एक्स। आर इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम ट्रुथ सेट। अगर इनके इन दोनों के ट्रुथ सेट सेम हो गए, अब तो मसला ही खत्म हो गया। ट्रुथ सेट आप लोगों को समझ आ गया। ट्रुथ सेट हमारे पास क्या होता है, ट्रुथ सेट हमारे पास ये होता है जिसमें जो जिन वैल्यूज के लिए वो ओपन सेंटेंस ट्रू होते हैं। तो अगर आपने देखना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं या नहीं है, पीछे हमारे पास क्या तरीका होता था, दोनों की हम ट्रुथ टेबल्स बनाते थे, जब उनकी वैल्यू सेम आती थी फिर हम कहते थे हाँ ये दोनों जो हैं ये इक्विवेलेंट हैं। अब वो कहते हैं दो ओपन सेंटेंस है, दोनों को हमने देखना इक्विवेलेंट हैं या नहीं है, वो कहते हैं जस्ट उनके ट्रुथ सेट निकालो। अगर ट्रुथ सेट दोनों के सेम है तो आप कह दो हाँ जी ये दोनों ओपन सेंटेंस सेम है। तो अब जैसे देखो ये हमारे पास दो हैं, एक सेंटेंस ये आ गया, दूसरा सेंटेंस हमारे पास ये आ गया। अब जरा इसे जरा हम सोल्व करें, 2 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 20 माइनस 2 18 हो जाएगा, फिर ये 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 6 आंसर आएगा। तो ये थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखा हुआ है और ये है यही चीज़, इसका आंसर यही आएगा। आर इक्विवेलेंट ओपन सेंटेंस, ये दोनों ओपन सेंटेंस है और ये इक्विवेलेंट है और इसमें जो वैल्यू ट्रू साबित होती है, वो कहता है इन एनी नंबर ऑफ सिस्टम वी हैव नेम्ड ऑन द अदर हैंड, अगर ये हमारे पास है एक्स, यहाँ ये और ये, वो कहता है दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स इज आर एंड आर इक्विवेलेंट व्हेन यूनिवर्स इज एन। अच्छा मतलब डिपेंड करता है कि आप यूनिवर्स कौन सी ले रहे हो। अब अगर हमारा यूनिवर्स है एन सेट, अगर हमारा ये यूनिवर्स एन है तो फिर तो ये दोनों सेम है एन के में, क्योंकि हमारे पास नेचुरल नंबर हमारे पास 1 है 2 है, नेगेटिव वाला वो मसला नहीं है। अगर मैं 2 इधर पुट करूँगी तो 2 सेम आता है, अगर यहाँ पे 2 इधर पुट करूँगी तो 2 2 सेम आता है। अगर मेरे पास यूनिवर्स एन है तो फिर तो ये दोनों इक्विवेलेंट है। अगर मेरे पास यूनिवर्स आर है तो फिर ये दोनों सेम नहीं है। आर क्यों, ये देखो -2 के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू है और +2 के लिए भी ये ट्रू है, तो -2 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो इसलिए हम लोग ये डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्स क्या है। जो आपका यूनिवर्स होगा वही हमारे पास वो चीज़ आएगी। चलिए खैर आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या आता है, अगला हमारे पास है द नोशंस ऑफ ट्रुथ सेट ऑफ। अब हमारे पास ट्रुथ सेट है, अब वो कहता है ट्रुथ सेट को लिखने का भी अपना एक तरीका है, उसकी अब वो नोटेशंस इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। द नोशंस ऑफ ट्रुथ सेट यूनिवर्स एंड इक्विवेलेंट ओपन सेट्स शुड नॉट बी न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू। वो कहता है ये जो ये ट्रुथ सेट है, यूनिवर्स है, इक्विवेलेंट ऑफ ओपन सेंटेंस है, इक्विवेलेंट ऑफ ओपन सेंटेंस, आप लोगों के लिए ये नया नहीं होगा। शुड नॉट बी न्यू फॉर यू। क्यों, आप लोगों ने याद होगा फर्स्ट ईयर में सेकंड चैप्टर था आई थिंक सेकंड था, फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर था, सेट्स के बाद क्वांटिफायर्स का आता था, तो वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा। सॉल्विंग द इक्वेशन, वो कहता है आपने इस तरह की इक्वेशंस आपने सॉल्व की हुई हैं, पीछे पुराने उधर सॉल्व की हुई हैं। अब इसका जो आंसर आता था, इसका आंसर क्या आता था जब हम इसे सॉल्व करेंगे, अब वो ये देखो, वो कहता है अगर यूनिवर्स हमारी आर है तो हमारे पास इसका सोल्यूशन निकलेगा, इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा, इसका आंसर सिर्फ x = 3 निकलेगा। बट इफ़ वी हैव, अगर हमारे पास आंसर ये जो यूनिवर्स हमारा c आ जाता है तो फिर आपका सोल्यूशन, ये वाली इक्वेशन से भी आपका सोल्यूशन निकलेगा। 3 तो आंसर आएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ± आयोटा आंसर आएगा। तो ये देखो, तो इसका आंसर ये देखो, इसे सिंप्लीफाई कर लिया और फिर ये सोल्यूशन हमारे पास 3 आ गया, आई आ गया, आयोटा आ गया, - आयोटा आ गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपने कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी है तो आपने सबसे पहले उससे ये पूछना है कि हमारा यूनिवर्स इधर क्या है। यूनिवर्स जो भी होगा आपका, आपने अकॉर्डिंगली काम करना होगा। या तो आर होगा तो फिर आपने चलना होगा, अगर हमारा सी है तो आपने अकॉर्डिंगली चलना है। चले आगे चलते हैं। अब वो कहते हैं द सेंटेंस सच एज देयर इज अ प्राइम नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, आपके पास इसका और इसका दरमियान हमारे पास एक प्राइम नंबर है। अच्छा, अब प्राइम नंबर है वो चेक करना है, कैसे चेक करेंगे? Is it treated differently from the proposition when we considered earlier to determine whether this sentence is true, the universe in universe n। अब वो कह रहा है कि अगर हमारे पास universe n है तो ये sentence
ट्रू होगा। वी माइट ट्राई टू इंडिविजुअल एग्जाम एवरी नेचुरल नंबर। अब वो कहता है हमें हर नेचुरल नंबर एग्जाम करना पड़ेगा कि उसमें इन दोनों के दरमियान प्राइम नंबर्स कौन से आ रहे हैं, चेकिंग वेदर इट इज़ प्राइम और बिटवीन देम। वो कहता है वो तो प्राइम भी हो और इन दोनों के दरमियान भी हो, अनटिल वी इक्वली फाइंड एनी वन ऑफ प्राइम नंबर्स। और फिर वो कहता है हमें जाके प्राइम नंबर्स मिल जाते हैं, ये मिला है, ये मिला है, ये मिला है, कंक्लूड दैट द सेंटेंस इज ट्रू। सेंटेंस ट्रू है बट इन तीनों के लिए। क्विकर वे, अब वो कहता है टू सर्च, वो कहता है हमें अब एक क्विकर रास्ता चाहिए। अब हमें ये नहीं कि हम एक एक नंबर पकड़ें और उसको चेक करने बैठें वो प्राइम है और इन दोनों के दरमियान है। वो कहता है नहीं, हमें इससे ज़्यादा फास्ट वे चाहिए। अ क्विकर वे इज़ टू सर्च थ्रू अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ फर्स्ट 1000 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 1000, पहले 1000 प्राइम नंबर्स आपको देखने होंगे। अ की आइडिया हेयर इज थ्रो ओपन सेंटेंस एक्स अ प्राइम नंबर बिटवीन दिस एंड दिस इज नॉट अ प्रोपोजिशन। अच्छा, द सेंटेंस, फिर आया एक और सेंटेंस आया हमारे सामने, देयर इज अ नंबर। वो अब फिर बता रहा है कि एक नंबर है x, देयर इज अ नंबर x सच एज x इज अ प्राइम एंड बिटवीन दिस एंड दिस। अब वो कहता है ऊपर के सेंटेंस में और नीचे के सेंटेंस में आपने बताया है। अब देखो, ये देखो ऊपर क्या प्रॉब्लम थी और नीचे क्या मसला उसने सॉल्व कर दिया है। वो कहता है ऊपर आपने क्लियरली बताया, वो भी नहीं है, वो आपने ये बताया देयर इज अ प्राइम नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। अब हमें नहीं पता, या तो ये सच बोल रहा है या तो ये झूठ बोल रहा है। अब हम क्या करेंगे, 5090 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं उन सारों को पकड़ेंगे। उन सारों को पकड़ने के बाद हम उनमें प्राइम नंबर्स अलग करेंगे और जब निकल आएगा प्राइम नंबर्स उनमें से, अब हमें कंफर्म भी नहीं है कि वाकई इन दोनों नंबर्स के दरमियान प्राइम नंबर हैं या नहीं है, हमें ये भी कंफर्म नहीं पता। वो बता रहा है, वो कहता है इस सेंटेंस को फिर तुम क्लियरली लिखते बताते हैं कि देयर इज अ नंबर एक्स, कि यहाँ पे नंबर एक्स है, गारंटी के साथ जाओ और ढूंढो देयर इज अ प्राइम नंबर एक्स, एक एक्स जरूर है, सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर, एक्स हमारे पास प्राइम नंबर है बिटवीन इन दोनों नंबर्स के दरमियान, डज हैव ट्रूथ वैल्यू, और फिर इसकी ट्रूथ वैल्यू भी है। दिस सेंटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम ओरिजिनल ओपन सेंटेंस बाय अप्लाइंग क्वांटिफायर। अब इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कुछ आपको क्वांटिफायर्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो मैथमेटिक्स में यूज होते हैं, और फिर हम इसको आपको इसी सेंटेंस को लिख के दिखाएंगे। अब आओ नीचे आओ, अब मैं आपको क्वांटिफायर्स बताने जा रही हूँ। अब वो क्वांटिफायर्स कैसे बताऊंगी वो जरा गौर से देखो। सबसे पहला क्वांटिफायर आप लोगों के सामने आ रहा है, फॉर एन ओपन सेंटेंस। हमारे पास ओपन सेंटेंस है, आप लोगों को पता है ओपन सेंटेंस क्या होता है। अब ये सेंटेंस है, वो कहते हैं सेंटेंस में हम इसे इंग्लिश में जैसे यहाँ लिखा है ना देयर इज, कि यहाँ पे जरूर कोई है, वही देयर इज को हम डिनोट कैसे करते हैं, क्वांटिफायर को रेसिप्रो, आपको लग रहा होगा उल्टा ई लिखा हुआ है, तो ये रेसिप्रोकल ऑफ ई को उसने उल्ट कर लिया। और फिर ऑफ एक्स, देयर एग्जिस्ट सम एक्स इन दिस ओपन सेंटेंस, रीड एज, हम इसे पढ़ेंगे कैसे, देयर एग्जिस्ट x, जैसे ऊपर था देयर इज अ नंबर x, यहाँ पे भी देयर एग्जिस्ट x सच दैट ये जो, और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई। वो देखो वो पी ऑफ एक्स आपका ओपन सेंटेंस था, ये देखो ये पूरा ओपन सेंटेंस था, उसने ये ओपन सेंटेंस भी लिखा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको इसको मैथमेटिक्स में इस तरह से लिखते हैं, और इसे पढ़ते कैसे हैं, देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स। अच्छा, और फिर वो कहता है फॉर सम एक्स, और फिर या हम इसे इंग्लिश में भी लिखते हैं फॉर सम एक्स कोमा पी ऑफ एक्स। अच्छा, द सेंटेंस, अब हमारे पास सेंटेंस क्या है, ये पूरा सेंटेंस है इज ट्रू। ये ट्रू कब होगा, इफ एंड ओनली इफ द ट्रूथ सेट ऑफ पी ऑफ एक्स इज नॉन एम्प्टी। अगर ये ट्रू तब होगा जब इसका, हमें पता है ये ओपन सेंटेंस है और इसकी हमें ट्रूथ सेट भी चाहिए, ट्रूथ सेट बताना जरूरी है, और ट्रूथ सेट में सारी वो ट्रूथ सेट के बारे में बता रहा है कि ये ट्रू तब होगा जब इसका ट्रूथ सेट नॉन एम्प्टी है। अगर ट्रूथ सेट एम्प्टी हो गया, कोई एक भी सिंगल वैल्यू आपको ऐसी नहीं मिली जिससे ये मेरा ओपन सेंटेंस वेरीफाई हो या सेटिस्फाई हो, तो उस केस में हमारे पास नॉन एम्प्टी होना चाहिए, हमारे पास ट्रूथ सेट आपका नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो ये हमारे पास, ये जो भी हमारे पास है इज ट्रू, ये ट्रू कब होगा, इफ एंड ओनली इफ द ट्रूथ सेट ऑफ पी ऑफ एक्स इज नॉन एम्प्टी। अब वो कहता है द सिंबल दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर इसको बोलते हैं।
मतलब हमारी, इसको हम ये बोलते हैं देयर एग्जिस्ट 100% कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर एग्जिस्ट करेगी। अब यहाँ पे आपको एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स मैंने बता दिया है कि उसको वो यूज़ क्या होता है कि जब कुछ 100% एग्जिस्ट ज़रूर करेगी तो हम उसे मैथमेटिकली इस तरह से डिनोट करेंगे। अब वो कहता है द ओपन सेंटेंस पी ऑफ एक्स डज नॉट हैव ट्रूथ वैल्यू। अब वो कहता है पी ऑफ एक्स की अगर कोई डज नॉट, उसकी कोई ट्रूथ वैल्यू है ही नहीं, बट क्वांटिफायर सेंटेंस, ये जो ये क्वांटिफायर सेंटेंस डज, वो कहता है इसकी ट्रूथ वैल्यू नहीं थी, लेकिन इस क्वांटिफायर ये कहता है, ये जब आप इसे इस तरह से लिखते थे ना, तो फिर वो कहता है डज नॉट हैव अ ट्रूथ वैल्यू, वो कहता है इसकी कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं होती। बट जब आप ये चीज़ लिखते हो ना, डज, इसकी ट्रूथ वैल्यू ज़रूर होगी। वो कहता है वन वे टू शो दिस, वो कहता है इसको लिखने का एक और तरीका, इज़ ट्रू फॉर अ पर्टिकुलर यूनिवर्स इज टू आइडेंटिफाई द एन ऑब्जेक्ट ए इन द यूनिवर्स सच डैट, ये जो पी, ये देखो वाओ, तो आपको ये बता रहा है कि ये कोई यूनिवर्स में एक नंबर है ए, सच डैट, ये जो आपका प्रोपोजिशन है, जब हम उसे पी ऑफ एक्स एक्स की जगह पुट करते हैं तो वो हमारा ट्रू हो जाता है। टू शो डैट, ये जो अगर हमने शो करना हो कि ये जो ये हमारा पूरा है इज फॉल्स, ये हमारे पास गलत है, वी मस्ट शो डैट जो हमारा ट्रूथ सेट है इज एम्प्टी। तो आपको ये शो करना होगा कि आपका जो ट्रूथ सेट है वो हमारे पास एम्प्टी है। अच्छा, तो हम आपने ये शो करना है कि आपका ये पूरा फॉल्स है, तो आपको इसका ट्रूथ सेट को एम्प्टी शो करना होगा। अगर आपने शो करना है कि ये ट्रू है तो इसके ट्रूथ सेट को नॉन एम्प्टी आपने शो करना होगा। अब लेट्स सी द लेट्स एग्जामिन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द स्टेटमेंट फॉर द यूनिवर्स आर। अब वो कहते हैं हमने इनकी ट्रूथ वैल्यू हमने देखनी है कि ट्रूथ वैल्यू इसकी क्या होगी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है, आपके सामने इसी तरह के सेंटेंस आ जाएंगे और आपको ये कहा जाएगा कि यूनिवर्स आपकी ये है और हमें ट्रूथ वैल्यूज निकाल के बताओ। तो अब ये उसने कहा है कि एक्स देयर एग्जिस्ट एक्स सच डैट, हाँ हमारे पास बहुत सारे एक्स हैं जिनके लिए तो ये एक्स ग्रेटर इक्वल 3 हो, तो इसका आंसर तो हमारे पास इजीली हमें पता चल रहा है कि एक्स इज ग्रेटर इक्वल 3, तो हमारे पास आएगा फ्रॉम 3 हमारा क्लोज सेट है, 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, हमारा इन्फिनिटी की तरफ ओपन सेट आएगा और 3 की तरफ ये आएगा। मुझे पेन कॉपी पेंसिल लेकर बैठना चाहिए था, खैर चलें, खैर कोई नहीं। तो ये इसके लिए तो पूरा एक इंटरवल आ जाएगा 3 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और इसके लिए हमारे पास एक ही वैल्यू है 0 इज इक्वल टू 0, इक्वल है ना बीच में, तो यहाँ पे सिर्फ 0 ही है जो सेटिस्फाई कर रहा होगा। ये इधर पॉजिटिव 1 नहीं, इसके लिए मेरे ख्याल से कोई ये हमारे पास इसका ट्रूथ सेट हमारे पास एम्प्टी आएगा, ये तो नेगेटिव वैल्यू तो कभी हो ही नहीं सकती, तो इसका एम्प्टी आएगा, इसका हमारे पास कोई ना 0 आएगा, इसका नॉन एम्प्टी, इसका भी नॉन एम्प्टी, तो ये तो दोनों ट्रू होंगे, ये दोनों ट्रू नहीं होंगे, ये लास्ट वाला ट्रू नहीं होगा। तो और जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं क्योंकि हमारा टाइम खत्म होने वाला है और मैंने सिर्फ अभी आपको एक क्वांटिफायर पढ़ाया है। ये पहला है इज ट्रू बिकॉज द ट्रूथ सेट इसका नॉन एम्प्टी है, इसके ट्रूथ सेट में बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं, मैनी अदर रियल नंबर्स इसके आ जाएंगे। थस द ट्रूथ सेट कंटेन एटलीस्ट वन ऑफ रियल नंबर, एक रियल नंबर तो उसके अंदर जरूर है। स्टेटमेंट बी इज आल्सो ट्रू, क्यों? क्योंकि ये 0 के लिए ट्रू है। अच्छा, फिर से हमारा ट्रूथ सेट नॉन एम्प्टी हो गया, सिंस ये हमारे पास ओपन सेंटेंस है, इसके लिए हमारे पास इज नेवर ट्रू, ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकता फॉर रियल नंबर्स के लिए ट्रू नहीं हो सकता, सो दिस इज एम्प्टी, तो ये हमारे पास एम्प्टी हो गया। सो जो हमारा सी है वो हमारे पास फॉल्स है। अच्छा, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी। इन द यूनिवर्स एन, अगर हमारे पास यूनिवर्स एन होता, ए हमारे पास ट्रू होगा और बी भी हमारे पास ट्रू होगा, और फिर 3 वैल्यूज इसकी एग्जिस्ट करेंगी। यूनिवर्स वो कहता है ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर, ये आगे we say चले खैर इज ट्रू when we do not, वो कहते हैं ये ट्रू तब ये होता है when we do not know the specific object in the universe of truth set of this, only there is at least one। चलिए खैर आगे चलते हैं। अब ये हमारे पास आया इज ट्रू, ये ट्रू है यूनिवर्स ऑफ रियल नंबर, यूनिवर्स आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर दिया गया है और वो कहता है ये इज ट्रू, वो पूछ रहा है कि ये, वो कह रहा है कि ये शो करके बताओ कि ये ट्रू है। इसका मतलब है कि इसकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करती है, एक्स की जरूर कोई ना कोई वैल्यू होगी जिसके लिए ये स्टेटमेंट होल्ड करेगी। अब वो कहता है एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये है, 0 अंदर पुट किया तो ये आंसर आता है, 1 पुट किया तो ये आंसर आता है। फ्रॉम कैलकुलस वी नो डैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। हाँ, वो कहता है
अगर एक वैल्यू नेगेटिव आए, दूसरी वैल्यू पुट करने से पॉजिटिव आंसर आए। अब खुद सोचो, जब आपने 0 पुट किया है और 1 पुट किया है, 0 पुट करने पे आंसर आपका नेगेटिव है, 1 पुट करने पे आंसर आपका पॉजिटिव है। इसका मतलब है 0 और 1 के दरमियान जरूर ऐसे कोई ना कोई नंबर होगा। ये एक साइड पे ये पॉजिटिव नेगेटिव था ना, नेगेटिव y की वैल्यू ये नेगेटिव है, मतलब y नीचे की तरफ है, एक की तरफ y ऊपर पॉजिटिव की तरफ है। ये देखो यहाँ पे ये x एक्सिस होता है और ये हमारे पास y एक्सिस होता है। अब ये देखो 0 के लिए हमारे पास आंसर नेगेटिव था, 1 के लिए हमारे पास आंसर पॉजिटिव है। इसका मतलब है जब 0 और 1 को जब आप ज्वाइन करेंगे उसका ग्राफ बना के, तो ग्राफ हमारा ज़रूर एक्स एक्सिस को टच ज़रूर करेगा। तो अब यहाँ पे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये कहता है देयर इज़ अ 0 फॉर f, और f के लिए 0 ज़रूर है बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के दरमियान 0 अंदर ज़रूर है। इवन इफ वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 0, अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू ना भी बताओ, वी नो इट्स एग्जिस्ट। वो कहता है हमें ये ज़रूर पता है कि ये एग्जिस्ट ज़रूर करेगा। सो जो ये हमारे पास ये सेट है इज़ नॉन एम्प्टी, तो ये जो ये हमारे पास ओपन सेंटेंस था ये नॉन एम्प्टी है, इसका ट्रूथ सेट नॉन एम्प्टी है। सो दिस इज़ ट्रू। तो यस, ये हमने ये साबित कर दिया कि ये ट्रू है। थोड़ा आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास आगे क्या है, वो कहता है द सेंटेंस द स्क्वायर ऑफ एवरी नंबर इज ग्रेटर देन 3 uses a different quantifier for the open sentence this। अच्छा, अब वो कहता है कि ना जितने भी हैं डिफरेंट क्वांटिफायर्स हैं, जितने भी x हैं, एवरी नंबर x इज ग्रेटर देन 3। वो कहता है द स्क्वायर, मतलब इसी चीज़ को उसने इंग्लिश में लिखा है, इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है टू डिसाइड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन सेंटेंस। गिवन सेंटेंस का हमने ट्रूथ वैल्यू डिसाइड करना है। यूनिवर्स हमारे पास n है, इट इज़ नॉट इनफ टू ऑब्जर्व दिस। वो कहता है ये काफ़ी नहीं है इसे ऑब्जर्व करने के लिए कि 3 स्क्वायर तो हमें पता है ग्रेटर देन होता है, 4 स्क्वायर भी ग्रेटर देन होगा, एंड सो ऑन। आगे जितने भी हैं वो सारे के सारे ग्रेटर देन है। इनफैक्ट द सेंटेंस इज फॉल्स इन n बिकॉज 1 इज, अगर आप n रखोगे तो 1 तो इज 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इज ग्रेटर देन, ये फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 2 रखेंगे, 2 स्क्वायर तो होता है, लेकिन 1 के लिए ये स्टेटमेंट होल्ड नहीं करती इन द यूनिवर्स, बट नॉट ट्रू फॉर द सेट ट्रूथ सेट। ट्रूथ सेट में ये होल्ड नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। द सेंटेंस इज ट्रू, तो जिसके लिए सेंटेंस ट्रू हो। हाउ एवर इन द यूनिवर्स के लिए, इसके लिए जो है बिकॉज विद दिस यूनिवर्स द ट्रूथ सेट दिस इज सेम एज द यूनिवर्स। अच्छा, इस सिचुएशन में जब हमारी कुछ वैल्यूज़ को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज़ के लिए ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू साबित हो रही है, तो उसके लिए हम लोगों ने करना है कुछ वैल्यूज़ निकाल दो, बाकी सारों के लिए ये ट्रू है। तो उसको लिखने का क्या तरीका होगा, वहाँ पे अब हम आपको एक नया क्वांटिफायर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। वो क्वांटिफायर क्या है, फॉर एन ओपन सेंटेंस दिस, जो ये हमारे पास सेंटेंस, इसको हम उल्टा ए का मतलब होता है फॉर ऑल, कि जितने भी x हैं वो सारी की सारी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, इस p ऑफ x को सेटिस्फाई करेंगे। रीड एज फॉर ऑल x p ऑफ x, इसको ऐसे भी लिखते हैं, एंड इज ट्रू फॉर इफ एंड ओनली इफ द ट्रूथ सेट ऑफ p ऑफ x इज ईदर इज द एंटायर यूनिवर्स। अब वो ये बता रहे हैं कि ये हम तब लिखेंगे, ये ट्रू तब होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ द ट्रूथ सेट ऑफ दिस, इसका जो ट्रूथ सेट है इज इंटायर यूनिवर्स, तो जितनी भी यूनिवर्स है वो हर वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई हो, तो हम कहेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे। अगर वो जो भी आपको यूनिवर्स गिवन है वो पूरी की पूरी यूनिवर्स के लिए आपका ये सेट, ये जो ये p ऑफ x है ये होल्ड करे। और सिंबल जो है इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर बोलते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या आई है, इसकी एग्जांपल ये आई है यूनिवर्स फॉर ऑल यूनिवर्स, ये है। हाँ, हर रियल नंबर के लिए ये कंडीशन होल्ड करेगी, यस ये ट्रू है। अब पॉजिटिव, हाँ ये भी तीनों पॉसिबिलिटीज़ आई हैं, ये भी ट्रू है फॉर एवरी रियल नंबर। और फिर इसी तरह से हमारे पास ये कंडीशन इज़ फॉल्स बिकॉज देर आर मैनी रियल नंबर्स फॉर विच, ये हमारे पास फॉल्स होता है, तो ये हमारे पास फॉल्स होगा। ये आपका ट्रू कब होगा, जब ये p ऑफ x है हर इंटायर यूनिवर्स के लिए ये p ऑफ x ट्रू होगा, तब ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, वरना ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। पीछे हमारे पास एग्जिस्टेंस में ये था कि हमारे पास जो है वो ट्रू कब होता था, जब हमारा ट्रूथ सेट नॉन एम्प्टी होता था, तब वो ये होता था। अगर हम उसे एम्प्टी शो कर देते थे ना तो हमारा वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती थी। इसी तरह अब इसके लिए हम यही वाला स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। अब इसके लिए क्या कह रहे हैं, ये भी हमारे पास फॉल्स है, किसी एक वैल्यू के लिए भी अगर ये फॉल्स होगी ना तो हम इसे कहेंगे कि ओवरऑल ये पूरी पूरी फॉल्स हो जाएगी।
अच्छा, फिर इसके बाद देर आर मैनी वेज टू एक्सप्रेस द क्वान्टिफायर्स इन इंग्लिश में लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। लुक फॉर द की वर्ड्स ऑफ फॉर ऑल के लिए फॉर एवरी भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर ईच भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलर वर्ड्स ऑफ रिक्वायर्स यूनिवर्सल क्वान्टिफायर्स, ये वही ऑल की जगह एवरी कर लो, ईच कर लो, ये सारे फॉर ऑल के वो है आप यूज़ कर सकते हो लिखने में। लुक फॉर द फ्रेज सच एज सम, एटलीस्ट वन, देयर एग्जिस्ट, देयर इज, और ये वही एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के लिए ये वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। सम एक्स, एटलीस्ट वन एक्स, एटलीस्ट देयर एग्जिस्ट एक्स, तो देयर आर या देयर इज एक्स, ये सारे के सारे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के हमारे पास सिनोनिम्स हैं, या आप इन्हें बोल सकते हो ऐसे। वो कहता है यू शुड आल्सो बी अलर्ट फॉर हिडन क्वांटिफायर्स, और हमारे पास हिडन क्वांटिफायर्स भी होते हैं नेचुरल लैंग्वेज में। अलाउ फॉर इम्प्रिसाइज क्वांटिफायर स्टेटमेंट, जैसे फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट एंड आर नॉट प्रेजेंट। अगर हमारे पास फॉर ऑल प्रेजेंट ना हो सेंटेंस में, देयर एग्जिस्ट प्रेजेंट ना हो, तो फिर हमारे पास जो क्वांटिफायर्स होंगे हम उन्हें बोलेंगे कि ये हिडन क्वांटिफायर्स हैं। सम वन हु सेज पोलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूस, अगर कोई कहता है कि पोलिनोमियल फंक्शंस कंटिन्यूस हैं, मीन्स दैट ऑल पोलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूस, but someone who says rational functions have vertical asymptotics, vertical उनके अंदर asymptotics होते हैं, must mean some rational functions have vertical asymptotes, हर rational function के तो vertical asymptotes नहीं होंगे, asymptotes नहीं होंगे। वो कहता है we agree that all apples have spots, कि जितने भी एप्पल्स होते हैं उनके स्पॉट्स होते हैं, तो फिर हम क्वांटिफायर यूज़ करेंगे ये, बट वट फॉर्म डज इट हैव, तो फिर वो कहता है इसकी कौन सी फॉर्म होगी। इफ़ वी लिमिट द यूनिवर्स जस्ट एप्पल्स एंड करेक्ट सिंबलाइज, और हम इसे कलेक्ट करें कि जितने भी एक्स हैं, एक्स हैज़ स्पॉट्स, तो उनमें कोई ना कोई स्पॉट्स हैं, दाग हैं। बट इफ़ वी हैव यूनिवर्स ऑल फ्रूट्स, अगर हमारे यूनिवर्स में सारे फ्रूट्स आ जाएंगे, वी नीड बी मोर केयरफुली, तो फिर हमें अगर सारे एप्पल्स खड़े तब तो हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अगर एप्पल्स के अलावा और भी फ्रूट्स आ गए तो फिर वो कहता है हमें केयरफुल होना ही पड़ेगा। फिर हम फॉर ऑल का सिंबल यूज़ नहीं कर सकते, फिर हम देयर एग्जिस्ट का सिंबल यूज़ नहीं कर सकते। तो अब ये कन्फ्यूजन वगैरह आप लोगों के दिमागों में ये डाल रहा है, और फिर ये चलता चलता ये एग्जाम्पल्स दे रहा है आपको, तो ये सारा आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। अब मैं आपको जो तीसरा क्वांटिफायर है वो करवा कर फिर ये मैं इसको एंड वाइंड अप करती हूँ, ताकि हम आपको थोड़ी सी असाइनमेंट वगैरह भी दे दें। और वो हमारे पास है, कहाँ है, ऊपर चलो, आखिरी मैं आपको क्वांटिफायर बता देती हूँ, वो हमारे पास है ऊपर चलो पेज अप। ये वो कहता है द ओपन सेंटेंस है, प्रोपोजिशन मैंने लिखा ये पहले होता था देयर एग्जिस्ट, अब देयर एग्जिस्ट के बाद नो एक्स पी ऑफ एक्स इज रीड एज, हम इसे पढ़ते कैसे हैं, देयर एग्जिस्ट आ यूनिक एक्स सच एज पी ऑफ एक्स, सच डैट पी ऑफ एक्स। पीछे क्या था, देयर एग्जिस्ट, वहाँ पे देयर वो वाला देयर एग्जिस्ट था कि जिसमें एक से ज़्यादा आपके पास वैल्यूज़ के लिए वो स्टेटमेंट पी ऑफ एक्स ट्रू होता था। लेकिन जब सिंगल एक्स के लिए किसी एक वैल्यू के लिए अगर ट्रू होगा तो हम उसे किस तरह से डिनोट करेंगे, देयर एग्जिस्ट, ये एक्सक्लेमेशन मार्क एक्स पी ऑफ एक्स, देयर एग्जिस्ट यूनिक एक्स सच डैट पी ऑफ एक्स इज ट्रू एंड इज ट्रू। ये ट्रू कब होगा, इफ एंड ओनली इफ द ट्रूथ सेट, अगर हमारे पास ये जो ट्रूथ सेट है पी ऑफ एक्स हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट, एग्जैक्टली अगर पी ऑफ एक्स में जो आपका ट्रूथ सेट है उसके अंदर सिर्फ एग्जैक्टली एक वैल्यू आएगी जिसके लिए पी ऑफ एक्स हमारा ट्रू होगा, तो हम उसे डिनोट कैसे करेंगे, ये उल्टा ई और ये एक्सक्लेमेशन मार्क और ये एक्स इस तरह से डिनोट करेंगे। द सिंबल, ये सिंबल है इस कॉल्ड यूनिक एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर इसे बोलते हैं। जब किसी सिंगल वैल्यू के लिए ट्रू करें, आपके ट्रूथ सेट में सिंगल वैल्यू आ जाए तो हम उसे बोलते हैं कि ये यूनिक, उसको फिर इस तरह से लिखेंगे। अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए आपके ट्रूथ सेट में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ गई हैं तो फिर आप ये एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाओगे। और फिर अगर ट्रू यूनिवर्सल सेट की हर वैल्यू के लिए ट्रू हो जाए तो हम उल्टा ए लगाएंगे। तो ये तीन बड़े सूखे लद्दे हैं जिनके लिए ये आपकी ये सेटिस्फाई हो रही हैं।
तो अब वो कहता है ये जो ये रिकॉल करो, ये इसके लिए ये ट्रू कब होता था, अनइम्पोर्टेंट हाउ एवर मैनी एलिमेंट्स आर इन ट्रूथ सेट। तो ट्रूथ सेट में इतने सारे एलिमेंट होते थे, अगर ट्रूथ सेट में सिंगल एलिमेंट आ जाएगा तो ऊपर वाला क्वांटिफायर यूज़ करेंगे, वरना ये वाला क्वांटिफायर यूज़ करेंगे लिखते वक्त। एज लॉन्ग एज देयर इज एटलीस्ट वन, इसमें एक से ज़्यादा हो सकते हैं। और इसके लिए बता रहा है कि ट्रू कब होगा, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ट्रूथ सेट मस्ट बी क्रूशियल, क्रूशियल मतलब मस्ट बी एग्जैक्टली वन, तो है एग्जैक्टली वन होना चाहिए। इन द यूनिवर्सल नेचुरल नंबर जो ये है एक्स इज इवन एंड एक्स इज प्राइम, प्राइम तो वो कहता है इवन और प्राइम हो, तो उसके लिए हमारे पास तो एक ही है, इवन भी है, टू इवन भी है और टू हमारे पास प्राइम भी है, तो इसके लिए इसमें भी सिर्फ एक ही आएगा। तो इस ये ट्रू कब होगा, जब हमारे पास एक ऐसा है नंबर टू हमारे पास है पर, और हमारे पास यूनिवर्स भी उसने दिए हुए नेचुरल नंबर, और इसके लिए ये और यूनिवर्स हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है, तो हाँ उसमें भी ये ट्रू करता है। तो नेचुरल नंबर में तो सिर्फ टू होता है, नेगेटिव टू तो होता ही नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट भी होल्ड करती है। बट फॉल्स इन ऑल नेचुरल, जैसे इंटीजर्स आ जाएंगे तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो खैर अब ये आपको बता दिए। अब हमारे पास क्या आया है, ये थ्योरम आप लोग खुद देख लीजिएगा। अब इसमें वो कहता है ट्रांसलेट करो, बताओ इनमें ये नीचे आपके पास आ गया, बताओ कौन सा क्वांटिफायर यूज हो रहा है, द यूनिवर्स फॉर ईच ऑफ द गिवन पैरेंथेसिस, और यूनिवर्स आपको पैरेंथेसिस में दिए गए हैं, तो यूनिवर्स आपके पास गिवन है, और अब आपने ये बताना है कि हमारे पास ये कौन सा क्वांटिफायर इसमें यूज़ हो रहा है। और इस बुक के मेरे ख्याल से एंड में आपके पास इसके सोल्यूशन आंसर भी मेंशन होंगे, तो अब आप ये हमें बताइएगा कि क्या है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 चलें पहले 4 कर लें, नहीं पहले 4 नहीं, ये तो कोई और डेफिनेशन आ गई है, पहले 3 कर लें आप। ट्रांसलेट दिस डेफिनेशन फ्रॉम फ्रेज, अच्छा इनकी डेफिनेशन बताएं। चलें ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, ईच प्रोपोजिशन, क्वेश्चन नंबर 1 यूजफुल डेनाइल भी बताएं उसमें, नहीं अभी सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही करें। असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 1 आपने करनी है, और इसमें सिर्फ आपने ये बताना है कि ये कौन सा क्वांटिफायर इसमें यूज़ हो रहा है। चलें ठीक है बच्चों, फिर निकलती हूँ, इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।